नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं रंजन सर आपको बोधि टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज कुछ मुख्य प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तौर पे लेने जा रहा हूं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले न्यूट्रॉन शब्द जुड़ा हुआ है परमाणु से, मतलब ये परमाणु जो होता है, परमाणु मूलतः तीन मूल कण होते हैं। परमाणु होते हैं जो एटम होते हैं, एटम में मूलतः तीन कण होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, जिसको पी द्वारा सूचित किया जाता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं, जो नाभिक होते हैं इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चक्कर लगाते हैं। मतलब ये जो नाभिक है इसके चक्कर लगाते हैं, मतलब ये बाहरी और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पूछा गया है न्यूट्रॉन पे चार्ज आवेश क्या होता है, मतलब चार्ज क्या होता है। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा विस्तार ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक सवाल में बहुत सारा प्रश्न, एक प्रश्न में बहुत सारा आंसर मिल जाएगा। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे क्या होता है, फिर से नोट कर दे रहा हूँ। प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव। ये कितना होता है, और न्यूट्रॉन पे होता है कोई चार्ज नहीं होता, मतलब जीरो चार्ज होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, उदासीन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आवेशहीन। ये धनात्मक जो होता है, मतलब पॉजिटिव जो होता है वो होता है प्रोटॉन पे, और ऋणात्मक जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन पे, और ये कोई चार्ज नहीं होता है, ये कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है आवेशहीन, मतलब कोई चार्ज नहीं है। एक चीज इसमें और मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है प्लस होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है माइनस में होता है -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम। दोनों पे इक्वल चार्ज होता है, एक पर प्लस होता है और एक पर माइनस होता है। बाकी जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है सेम होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वैद्युत अपघट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। इसमें पूछा गया वैद्युत अपघट धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो वैद्युत, सबसे पहले है वैद्युत अपघट किस कहते हैं। वैद्युत अपघट, जैसे आप बैटरी देखे होंगे, लेड एसिड बैटरी जो देखे होंगे, लेड एसिड बैटरी होता है, उसमें जो लिक्विड होता है H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। इस लिक्विड को ही वैद्युत अपघट हम लोग कहते हैं, मतलब वैद्युत वैद्युत अपघट कहा जाता है।
या कोई भी बैटरी में जो लिक्विड भरा जाता है उसको वैद्युत अपघट कहा जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है, प्रश्न है, वैद्युत अपघट में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है किसके कारण होता है? इसमें जो आंसर होता है, आंसर है, इसका जवाब है आयन। आयन के कारण होता है। बाकी है न्यूट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। होल के कारण होता है सेमीकंडक्टर में। होल के कारण जो होता है, कई प्रश्न पूछा जाता है, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, एक साथ 3-4 प्रश्न आ जाएगा तो आपको आसानी होगा, आप आगे आगे समझने में, ये नोट करते जाइएगा। होल्स के कारण होता है सेमीकंडक्टर में, सेमी कंडक्टर में मतलब अर्धचालक में, अर्धचालक में होल के कारण, होल्स के कारण होता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो होता है चालक में। चालक में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। न्यूट्रॉन के कारण कहीं भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा आयन। आगे है नेक्स्ट, कूलाम के नियम मानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल मतलब क्या है? ये बोला है दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग का विद्युत समानुपाती होता है, निर्वात की परावैद्युतशीलता पर निर्भर करता है। तो इसका सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कूलाम का नियम है क्या। कूलाम का नियम है कि मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, और मान लीजिए प्लस चार्ज एक और मान लेते हैं, प्लस चार्ज है, तो इसके बीच में जो चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज होते हैं, मतलब चार्ज जो होते हैं उसमें आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगता है। ये इस पे फोर्स लगाता है और ये जो है इस पे फोर्स लगाता है, एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। वो जो इक्विवेलेंट होता है, मतलब जो फोर्स जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 Q1 Q2, मान लीजिए इसको हम Q1 मान लेते हैं और इसको Q2 मान लेते हैं, बटा आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर क्या है? इसके इसके बीच का दूरी। आर क्या है? इसके इसके बीच की दूरी, मतलब ये जो आवेश है और ये आवेश है, क्यू के बीच में कुछ दूरी होगा, उसको आर से डिनोट करते हैं, मतलब डिस्टेंस है ये बेसिकली। तो और एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन प्रवैद्युतशीलता पर निर्भर करता है। ये इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो फोर्स जो इक्विवेलेंट होता है बराबर होता है Q1 Q2 एप्सिलॉन, जिसको प्रवैद्युतशीलता कहते हैं, एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, बटा आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, दो आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है, तो दो आवेश है उसके गुणनफल का समानुपाती होता है, ये भी आंसर ये हो गया। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का अनुपाती विद कर्मानुपाती होता है, तो यूनिवर्सल होता है, ये भी ऐसे ठीक है। निर्वात की प्रवैद्युतशीलता पर निर्भर करता है, तो निर्भर तो करता है, अब इन्वर्सली है मतलब समानुपाती है, विद कर्मानुपाती है, वो अलग मैटर है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है, ये बोला कि विद्युतीय बल रेखाएं जो होती है धन से शुरू होकर के ऋण पे जाती है, ऋण से शुरू होकर के धन पे आती है, या अनियंत्रित होती है। तो इसको मैं बता दूं, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये धन है, और ऋण है, ये ऋण है, ठीक है, ये ऋण चार्ज है, ठीक है। तो जो यहाँ से बल जो निकलेगा ना, वो इसका उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, इधर की ओर होगा, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा
धन आवेश से शुरू होकर के ऋण आवेश पर। नेक्स्ट है 5, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। बोल रहा है कि खोखला है, खोखला चालक है, मान लीजिए पाइप है, लोहा का पाइप है। अब इस पे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर में विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता कितना होगा, तो ये 0 होगा, क्योंकि ये खोखला है। जो भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा ऊपर से होगा, ऊपर से होते हुए होगा, इसका सरफेस से होकर होगा, यहाँ से नहीं होगा क्योंकि वो खोखला है, जाहिर सी बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। निम्न में से कौन सा चालकता का मात्रक है, तो इसको ऐसे निकालिए, ओम। ओम को सूचित करते हैं, एक है फैराड, फैराड, एक है हेनरी, और एक और है साइमन, साइमन, साइमन सॉरी। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। फैराड किसका मात्रक होता है, कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का। बोलेंगे सर फैराड तो हम कैपेसिटेंस तो जानते नहीं है, तो जो आपका कंडेंसर होता है उसको कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है, उसका मात्रक होता है फैराड। जैसे आप सुने होंगे कि हमारा जो कैपेसिटर 1.5 माइक्रोफैराड है, ठीक है। और हेनरी जो होता है इंडक्टेंस का होता है, इंडक्टेंस का मात्रक होता है हेनरी। और साइमन जो होता है वो कंडक्टेंस का मात्रक होता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इसका हिंदी हुआ मतलब चालकता, चालकता, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश भी जानना जरूर होता है, कहीं कहीं इंग्लिश में ही लिख देता है प्रश्न को। आपको जब एग्जाम में जाएंगे तो प्रश्न को जो है शब्द को इंग्लिश में लिख देगा, तो उसको भी जानना जरूरी होता है। इसका मतलब, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर का, ये हो जाएगा सी का, और ये हो जाएगा एच का। हेनरी मतलब ये हो गया इंडक्टेंस, या आई का कहते हैं इसको। सॉरी, एक्चुअली ए एस नहीं है, एल है, टाइपिंग मिस्टेक है। किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तित किए 3L कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, 3 गुना, 6 गुना, 9 गुना। इसका जो कंसेप्ट जो छिपा हुआ है यहाँ पे छिपा हुआ है, ये चालक के आयतन में परिवर्तन किए बिना, ठीक है, ये इसका कंसेप्ट में ये छिपा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। बोल रहा है पहले तो प्रतिरोध बराबर होता है, R बराबर होता है रो एल बाई ए। अब बोल रहा है कि इसको लंबाई को हम कितना कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 3L कर देते हैं। लंबाई को कह रहा है 3L कर देने हैं। तो जब हम आयतन में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारा एरिया जो हो जाएगा 1/3। जैसे मान लीजिए कोई मोटा ये तार है, ये तार है, जब इस तार को आप इतना जब करेंगे तो क्या होगा, इसका जो मोटाई है वो कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब इसको आप 3 गुना बढ़ाएंगे तो इसका एरिया जो हो 3 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि आयतन में परिवर्तन आपका नहीं करना है। तो ठीक है, तो एरिया एक क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा A/3। अब हम फॉर्मूला में फिट कर देते हैं, इसको हो जाएगा रो 3L बटा A/3। अब ये है, इस ये जो बटा में 3 है ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका रो 3×3 = 9, नहीं इसको ऐसे लिखते हैं, रो L/A लिखते हैं, गुने 9 लिखते हैं, तो मतलब कितना बढ़ गया, 9 गुना बढ़ गया। इसका आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर विभव तथा विभवांतर, विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है। ये प्रतिरोधों, ये प्रश्न जो है प्रतिरोधों का संयोजन से पूछा गया है, प्रतिरोधों के संयोजन से पूछा गया है।
प्रतिरोधों के संयोजन से पूछा गया है। देखिए जैसे इसको प्रतिरोध को कितने क्रम से संयोजन करते हैं, मेनली दो तरह से तीन तरह से करते हैं। एक करते हैं, इसको हम मान लीजिए दो प्रतिरोधशील मानते हैं कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये हो जाएगा R1 R2। एक है ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2। एक और हम करते हैं, ये हो जाएगा R1 R2, ये हो जाएगा R3। ठीक है, तीन क्रम से करते हैं, मतलब श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम और मिश्रित क्रम। मतलब श्रेणी समानांतर इसको बोलते हैं, मिश्रित क्रम भी बोलते हैं क्योंकि मिश्रण है श्रेणी समानांतर का। तो इसमें पूछा गया है, मान लीजिए इसको हम एक बैटरी से बोल रहे हैं, समानांतर क्रम की बात कर रहा है। श्रेणी क्रम की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम समझने के लिए बात कर दिए, समझाने की बात कर दिए। इसको जोड़ा गया है, किसी एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ा गया है, मतलब बैटरी से जोड़ा गया है। अब मान लीजिए यहाँ से चलेगा प्रतिरोध, चले यहाँ से करंट चलेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा और इस डायरेक्शन, मतलब यहाँ से दो रास्ता है। अब ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। अब डिपेंड करेगा कि इस रास्ता का प्रतिरोध कितना है, इसमें विद्युत धारा उतना ही प्रवाहित होगा कि इस रास्ता का प्रतिरोध कितना है, और इसमें उतना होगा अगर इस रास्ता का प्रतिरोध कितना है। तो इस रास्ता का प्रतिरोध पर डिपेंड करेगा कि विद्युत धारा का प्रवाह इसमें कितना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ से 3 एम्पियर चला है, 4 मान के चलते हैं 4, ठीक है, इसमें इस रास्ता का प्रतिरोध अगर कम है तो इसका में जाएगा 3, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है R1 का, और इसका प्रतिरोध अगर ज्यादा है तो इसमें कितना जाएगा विद्युत धारा 1, क्योंकि रास्ता अलग अलग है, मेनली इसमें रास्ता अलग अलग है। तो जो समानांतर में होता है वो विभवांतर क्या है, इसमें जितना इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल लग रहा है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल लग रहा है वो सेम लग रहा है। विभवांतर दोनों के अक्रॉस सेम है, क्योंकि दोनों एक ही, दोनों का कनेक्शन सेम है। ठीक है, और रास्ता अलग होने के कारण क्या होता है, जो विद्युत धारा है वो अलग अलग हो जाता है। और इसमें जो होता है रास्ता एक होता है। तो जो अगर मान लीजिए यहाँ से 3 एम्पियर चला तो यहाँ भी 3 एम्पियर होगा, यहाँ यहाँ भी 3 एम्पियर होगा और यहाँ भी 3 एम्पियर होगा। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो जो समानांतर क्रम होता है उसमें विभवांतर सेम होता है और विद्युत धारा अलग अलग होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। अगर यहाँ पर श्रेणी क्रम पूछा जाता है, यहाँ पर अगर श्रेणी क्रम पूछा जाता कि श्रेणी क्रम में क्या होगा, तो क्या हो जाता, ये आपका आंसर ये हो जाता। मतलब इसमें हो जाता कि विभवांतर अलग अलग रहेगा, श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग रहता है और विद्युत धारा एक रहता है, कि रास्ता एक है, रास्ता अलग रहेगा तो अलग अलग विद्युत धारा का मान होगा। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर प्रवाहित धारा होगी। संतुलन में कब कहलाएगा, तो इसके लिए नियम है इसका। मान व्हीटस्टोन ब्रिज का पहले सिंबल बना देते हैं। ये वोल्टेज सोर्स है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसको जोड़ा गया। ये मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है और ये S है। इसका संतुलन होने का जो नियम है वो याद करना पड़ेगा आपको। अभी इसका हम चर्चा जो करेंगे बाद में कभी चर्चा करेंगे, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, एक समझिए कि एक चैप्टर है इसका, कि ये संतुलन कैसे होता है, किस स्थिति में होता है, इसका विद्युत धारा का मान यहाँ पे 0 क्यों हो जाता है, वो अलग है। तो अभी संतुलन का जो कंडीशन है P बटा Q, ऐसे लिखिए इसको, P बटा Q बराबर R बटा S हो जाएगा। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन कहलाएगा। और संतुलन में जब हो जाएगा ये, जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में हो जाएगा, इससे प्रवाहित होने वाला धारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगा। ये बहुत प्रश्न जो है VVI है, इसका ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए अब इसको आप VVI करके रख सकते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य। वास्तविक रूप से पृथ्वी का धारिता कितना होता है? कैपेसिटेंस की बात कर रहा है, वो होता है अनंत। ये याद करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। संधारित्र कार्य करता है, कैपेसिटर कार्य करता है। संधारित्र मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब इसको याद रखने के लिए हम लॉजिक बता देते हैं कि आप याद कैसे रख सकते हैं। जैसे आप कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि मान लीजिए कोई रेडियो है, रेडियो है, ठीक है, तो रेडियो में कैपेसिटर होता है या नहीं होता है? जाहिर सी बात होता है। रेडियो किस पे काम करता है? डीसी पे। तो यहाँ पे तो प्रूफ हो गया कि अगर डीसी पे काम करता है रेडियो और कैपेसिटर इसमें है, तो कैपेसिटर डीसी पे काम करता है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, पंखा किस पे काम करता है? जो आपके घर में फैन है, फैन किस पे काम करता है? एसी पे। एसी में कंडेंसर लगा हुआ है, और कंडेंसर को क्या कहते हैं? कैपेसिटर। तो इसका भी जवाब हो गया कि कंडेंसर जो है कैपेसिटर है, वो एसी पे भी काम करता है। हाँ, फंक्शन अलग अलग है कि एसी पे कुछ क्या व्यवहार जो है उसका या बिहेवियर है वो अलग होगा, डीसी पे अलग होगा, लेकिन एसी और डीसी पे दोनों पे कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर होगा एसी एंड डीसी दोनों। संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? इसमें आंसर हो रहा है डी। उसके सतहों के क्षेत्रफल पे, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पे, दोनों प्लेट के बीच के माध्यम पे। ये कैपेसिटर है, इसका प्लेट, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। एक ये एक्चुअली प्लेट है, ये लाइन नहीं है, ये प्लेट है, और इसके बीच में कोई माध्यम रखा गया है, कोई माध्यम रखा गया है, और ये कैपेसिटर के बीच की दूरी है। तो ये तीनों पर निर्भर करता है। इसका प्लेट, अगर मान लीजिए ये हम यहाँ पे धातु नहीं रख करके लकड़ी रख दें, तो इस पे ये भी कैपेसिटर की एज ए कैपेसिटर काम नहीं करेगा। मान लीजिए इसका दूरी हम बढ़ा करके यहाँ और यहाँ कर दें, तो भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। या माध्यम हो सकता है यहाँ पे हम लकड़ी रख दें, माध्यम जो है एयर के जगह पे या कोई माध्यम होने की जगह पे लकड़ी रख दें, तो भी काम नहीं करेगा। तो मतलब ये तीनों पर निर्भर करता है। उसके सतह के क्षेत्रफल पे, ये जो इसका सतह है जो है, इसका क्षेत्रफल पे, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे या घटाएंगे उस पर भी निर्भर करेगा। संधारित्र को दो प्लेटों के बीच की दूरी पे, ये दूरी पे भी निर्भर करेगा, और दोनों प्लेटों के बीच माध्यम पे भी। ये माध्यम जैसा रखेंगे उसका बिहेवियर वैसा ही होगा, इसलिए आंसर होगा इसका उपयुक्त में से सभी। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, ये याद कर लीजिए, एक होता है परावैद्युत स्थिरांक का सूचित जो करते हैं या एप्सिलॉन आर से करते हैं, इसको हम कहते हैं रिलेटिव, इसको नोट कर लीजिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें इसका जो हो हमेशा जो होता है इस पर जो होता है वो एक से अधिक होता है। सबसे कम होता है एयर का, सबसे कम किसका होता है? एयर का। ये भी याद रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि सबसे कम किसका होता है? एक होता है, और बाकी का जो होता है एक से अधिक होता है। जो भी होगा मेटेरियल, या मान लीजिए पानी ले लिए या मेटल ले लिए या कोई भी मटेरियल ले लेंगे, उसका एक से अधिक होता है। सबसे कम होता है एयर का, एयर का या निर्वात का। निर्वात और एयर का सेम होता है। एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है? इसका आंसर है 36 गुने 10 टू द पावर 5। एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखने में मिस्टेक हुआ, 36 गुने 10 टू द पावर 5 जूल लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है? गैल्वेनोमीटर, मोटर भी काम करता है, विद्युत घंटे भी काम करता है। मोटर में भी चुंबकीय प्रभाव होता है, गैल्वेनोमीटर में भी चुंबकीय प्रभाव होता है। विद्युत घंटी जो ऑफिस के बाहर लगा हुआ रहता है, वो पुराने जमाने में होते थे, आज नहीं होते हैं,
और तो सब इलेक्ट्रॉनिक मीटर रखे हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है शून्य। इसका याद करने का जो तरीका है वो बता देना चाह रहा हूं। ये है आमीटर। इसको इससे क्या मानते हैं, आमीटर से हम विद्युत धारा का मेजरमेंट करते हैं, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा का मेजरमेंट करते हैं। और विद्युत धारा को हम आमीटर को, मान लीजिए कोई सर्किट है, एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है, यहाँ प्रतिरोध है और इसमें हमको आमीटर जोड़ना है, विद्युत धारा मेजरमेंट करना है। तो विद्युत धारा मेजरमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आमीटर लगाना पड़ेगा। आमीटर हम कैसे लगाएंगे, इसके श्रेणी क्रम में, यहाँ पे हम लगा देंगे आमीटर। मतलब यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि यहीं पे लगाना है, कहीं भी लगाएंगे, लेकिन हम जब भी लगाएंगे तो विद्युत धारा आमीटर जो लगाएंगे वो श्रेणी क्रम में लगाएंगे। अब श्रेणी क्रम में लगाए हैं तो अगर मान लीजिए कि किसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो, तो विद्युत धारा का क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह में विरोध उत्पन्न करने लगेगा, मतलब विद्युत धारा ढंग से प्रवाह नहीं होगा, जो होना चाहिए जितना मान का होना चाहिए। तो जो मतलब इस सर्किट में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसका मेजरमेंट ठीक से नहीं कर पाएगा, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा हो जाए तो, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि इसका विद्युत जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो प्रतिरोध है, वो कम होना चाहिए। अब यहाँ बोल रहे आदर्श मीटर, आदर्श मतलब आइडियल, आइडियल का कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। आमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है और आदर्श आमीटर का कितना होता है, 0 होता है। दोनों प्रश्न में अंतर है, थोड़ा अंतर है, लेकिन जो आप जो प्रश्न में थोड़ा अंतर है, लेकिन जो आप जवाब देंगे वो सोच के देखें कि प्रश्न आखिर पूछ क्या रहा है। एक पूछ सकता है आमीटर सिर्फ आपको से, आमीटर सिर्फ पूछ सकता है, और एक पूछ सकता है आदर्श आमीटर। आदर्श आमीटर जब रहेगा उसमें 0 होगा और आमीटर जब होगा उसमें कम होगा, हो सकता है 1 हो। अगर सिर्फ आदर्श मीटर रहता तो इसका आंसर 1 ही हो जाता। किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है, तो किरचॉफ का 2 नियम होता है, एक होता है केसीएल और एक होता है केवीएल। किरचॉफ करंट लॉ होता है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। प्रथम नियम जो होता है किरचॉफ करंट लॉ होता है, तो करंट क्या होगा, विद्युत धारा, करंट का मतलब विद्युत धारा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर वो वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए क्या जोड़ना पड़ता है। अभी हम बात कर रहे थे कि ए मीटर को हम हमेशा क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जो वोल्ट मीटर होता है उसको पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल में जोड़ने के लिए हम उसका रेजिस्टेंस का मान ज्यादा रखते हैं, तो आ मीटर का होता है कम और यहाँ वोल्ट मीटर का होगा ज्यादा। मतलब वोल्ट मीटर होने के लिए उसका प्रतिरोध ज्यादा होना जरूरी है। तो जब गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम श्रेणी में क्या करेंगे, प्रतिरोध को हम उच्च प्रतिरोध लगाएंगे, क्योंकि हमको वोल्ट मीटर को बनाना है और वोल्ट मीटर को नियम है उसका प्रतिरोध ज्यादा होना जरूरी, ठीक है। Q बराबर होता है CV। Q मतलब हो गया आवेश, C मतलब होगा कैपेसिटेंस और V मतलब वोल्टेज। तो C बराबर होगा Q बटा V, मतलब आवेश बटा विभव। इसका आंसर होगा ये, नोट कर लीजिएगा, Q बराबर होता है CV, ठीक है। धारिता एक अदिश राशि है, धारिता एक अदिश राशि है। किसी चालक में चार्ज गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा का डिफिनेशन 2 है, ध्यान रखिएगा। एक है कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अगर हो रहा है तो उसको हम विद्युत धारा कहते हैं।
और एक है, दूसरा है, इसी से संबंधित है कि किसी भी पदार्थ में 1 सेकंड में अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो उसको विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है Q बराबर होता है I बराबर होता है Q बटा T। I बराबर होता है Q बटा T। मतलब Q क्या है, आवेश है, और T है समय। मतलब 1 सेकंड में अगर आवेश का प्रवाह जितना हो रहा है उसको हम धारा कहेंगे। वह बल जो विद्युत धारा को चलाता है कहलाता है विद्युत वाहक बल। कोई भी सर्किट है, मान लीजिए कोई सर्किट है, एक सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो इसमें अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या कोई भी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो कोई एक ऐसा फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे जो कि उस इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करा रहा है। तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल कहेंगे। विद्युत वाहक बल, वाहक मतलब जो विद्युत वाहक बल, बल मतलब तो फोर्स हो गया, अब विद्युत मतलब जो विद्युत का प्रवाह कर रहा है, वह बल जो विद्युत का प्रवाह कर रहा है विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा हमेशा समान होता है। ये होता है, मतलब कोई बंद परिपथ है, इसको कह रहा है क्या, बंद परिपथ ले लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, बंद परिपथ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम भी बढ़ाएंगे तो आई बढ़ेगा। अगर यहाँ 2 है, ठीक है, इसमें यही कह रहा है कि जब हम भी बढ़ाएंगे तो आई बढ़ाएंगे। अगर दो गुना अगर हम वोल्टेज करते हैं तो 2 गुना क्या हो जाता है, करंट। और अगर 4 गुना वोल्टेज करते हैं तो 4 गुना करंट हो जाएगा। अगर 8 गुना करंट करते हैं तो 8 गुना करंट हो जाएगा। तो इसका जो अनुपात जो रहेगा, जो भी और आई का जो अनुपात रहेगा हमेशा सेम रहेगा। कोई एक बंद परिपथ में हमेशा सेम होगा, कोई होगा। अगर मान लीजिए 2 का अनुपात रहता है तो हमेशा 2 रहेगा, 4 का अनुपात है तो 4 रहेगा। मतलब अगर हम दोनों को वोल्टेज को 4 गुना करते हैं तो ये करंट जो है वो भी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, करंट भी 4 गुना होगा। और अगर वोल्टेज को 8 गुना करते हैं, वोल्टेज का 8 गुना करते हैं तो करंट भी 8 गुना हो जाएगा। तो इसका अनुपात हमेशा समान रहेगा, अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा। मीटर जो विद्युत धारा मापता है आमीटर कहलाता है। ओम मीटर से प्रतिरोध मापते हैं और वोल्ट मीटर से विभव मापते हैं। मीटर जो वोल्टेज मापता है, पिछला प्रश्न में हम लोग बात किए हैं, हम लोग द्वारा बात किया गया कि क्या है, टेकोमीटर द्वारा स्पीड मापा जाता है। एम्पियर मीटर, ओम मीटर प्रतिरोध मापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मापता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। मीटर जो प्रतिरोध मापता है ओम मीटर, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ये ये होता है ई एम एफ। ठीक है, ये हो गया आई। मिली वोल्ट तो ये ईएमएफ का ही है, ईएमएफ का ही है क्योंकि वो मिली वोल्ट है। लंबी संचारण लाइन में वोल्टेज में मापी जाती है किलो वोल्ट में। जैसे आप सुने होंगे कि 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट। तो इसको जैसे एक टर्म बना दिया गया है कि इसको किलो वोल्ट में ही बोलना है। कोई ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई किलो वोल्ट क्यों बोला जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब जैसे मान लीजिए 11,000 वोल्ट बोलते, थोड़ा सा बोलने में ठीक नहीं लग रहा है, उच्चारण ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए 11 किलो वोल्ट बोला गया है इसको। ठीक है, इसलिए इसका जो संचारण लाइन ट्रांसमिशन लाइन होता है उसका किलो वोल्ट में हमेशा वोल्टेज का उच्चारण किया जाता है। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है। क्या होता है, आर बराबर रो एल बाई ए। मतलब चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा और एरिया घटाएंगे तो प्रतिरोध, एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा।
ठीक है, तो इसमें पूछा गया है चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। अब अगला आंसर है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से, इसका बढ़ाने से क्या होगा, एक क्योंकि व्युत्क्रम अनुपात ये बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, तो घटेगा। आंसर होगा 30 का। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है उसकी बनावट पे। जैसे मान लीजिए एक पदार्थ है, एल्युमिनियम है, सेम है, जिसका लंबाई और चौड़ाई एक है कॉपर, और एक है मान लीजिए कौन सा है, कुछ मान लीजिए लकड़ी है, ठीक है। तीनों का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम है, सबसे प्रतिरोध किसका कम होगा, जाहिर सी बात है कॉपर का, उसके बाद एल्युमिनियम का, और लकड़ी है सबसे ज्यादा किसका होगा, इसको। मतलब एक ये हो गया कि अगर चालक या चालक, ये लकड़ी हटा देते हैं, लकड़ी को हटा देते हैं, लकड़ी नहीं रख करके यहाँ पर हम लोहा रखते हैं। मान लीजिए आयरन है, सेम है लंबाई चौड़ाई मोटाई, ये होगा, इसके बाद प्रतिरोध इसका होगा, ठीक है। मतलब ये हो गया कि अब इसी गुण को, कि सेम लंबाई चौड़ाई का मतलब सेम आयतन के चालक का प्रतिरोध जो अलग अलग होता है, उसी को विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। कि वो किसी पदार्थ का वह गुण कि 1 मीटर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाले प्रतिरोध का पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है, तो उसे विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। तो ये तो लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, चालक के कास्ट पर निर्भर नहीं करता है, अनुप्रस्थ कास्ट काट पर नहीं निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, ये सिर्फ बनावट पर निर्भर करता है कि इस पदार्थ का बनावट कैसा है। तो एल्युमिनियम का बनावट अलग होता है, कॉपर का बनावट अलग होता है, और मान लिया आयरन है तो आयरन का बनावट अलग होता है। तो तीनों के बनावट पर निर्भर करता है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ बनावट पर निर्भर करता है, ये लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। अगला है 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो उसे हुई शक्ति कितनी होगी, पावर कितनी होगी। तो P बराबर होता है शक्ति मतलब पावर, पावर बराबर V बराबर होता है आई, भी P बराबर VI होता है, ठीक है। V कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, और उन्हें I कितना दिया हुआ है, एम्पियर करंट कितना दिया हुआ है, 6, कितना हो जाएगा 600 वाट। इसका आंसर हो जाएगा ये। थैंक यू। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे। थैंक यू।